हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रीति है। अभी मेरी सास का फोन आया था जो मुझसे कह रही थी कि सुरेश कल ही तुम्हारे पास आ जाएगा। उसकी जॉब शहर में लग गई है। ये सुनकर मैं दिक्कत में पड़ गई थी क्योंकि मैं अकेली छोटे से घर में रहती थी और मेरा सोहर दूसरे देश गया हुआ था। मैं शहर में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव की थी। राम की जॉब पहले शहर में ही थी। विवाह होते ही वह मुझे भी शहर ले आया, मगर फिर उसकी कंपनी वालों ने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे गांव में वापस भेज दो, मैं अपने ससुराल में रह लूंगी। मगर वह कहने लगा, नहीं, तुम मेरे इसी घर में रहोगी। पिछले 4 महीने से मैं अकेली ही घर में रह रही थी। अब तो मेरी आस पड़ोस के लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। दिल भी लग चुका था, मगर अपने देवर के आने का सुनकर मैं परेशान हो गई थी। अगर मेरा सोहर यहाँ होता तो मुझे कोई दिक्कत ना होती, मगर देवर का यहाँ मेरे साथ अकेले रहना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। मगर मैं अपनी सास को मना भी नहीं कर सकती थी। रात को जब सौरभ का फोन आया तो मैंने उन्हें सास की बात बता दी। वह कहने लगे, यह तो अच्छी बात है भाई, रहेगा तो मुझे तुम्हारी भी परेशानी नहीं रहेगी। मैंने कहा, राम, मगर मैं कैसे अकेली उसके साथ एक घर में रह सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वह गुस्से से उखड़ गया। कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह भाई है, मेरा भाई। तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो सकता है? जिस गुस्से और खतरनाक शब्दों से उसने मुझे डांटा था, मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फोन काटकर मैं लेट तो गई थी, मगर नींद आंखों में नहीं आ रही थी। रह रहकर मुझे गुस्सा आ रहा था। सुरेश का मेरे घर आना और फिर यहीं पर रहना, मुझे एक आंख नहीं भरा था। जी चाह रहा था कि अभी अपनी सास को फोन करूं और मना कर दूं कि मुकेश को यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। शहर में होटल भी है, वह किसी होटल में रह सकता है, मगर मैं ये बात नहीं कह सकती थी। मेरी परवरिश ही ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ों से इस तरह बदतमीजी से बात करती। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। मुझे सुरेश शुरू से ही पसंद नहीं था। माँ ने अपनी सबसे अच्छी मित्र विनीता के बेटे राम से मेरी विवाह बचपन में ही तय कर रखी थी। मैं उनको ज्यादा तो नहीं जानती थी, मगर जब भी हमारे घर कोई फंक्शन होता या फिर माँ की दोस्त के घर कोई फंक्शन होता तो सब लोग इकट्ठे होते थे और मेरी मुलाकात राम से हो जाती थी। वह बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का इंसान था, लेकिन सुरेश उतना ही बातूनी और कुछ लोफर तरह का लड़का था। लड़कियों से हंस हंस कर बातें करना, उनके आसपास घूमना और खूब हंसी मजाक करना उसकी हसरत थी। जो बातें मैंने उसके बारे में गांव की लड़कियों से सुन रखी थी, मैं उसे नजर भरकर देखना भी पसंद नहीं करती थी। जब हमारे बच्चे जवान हुए और अपनी अपनी पढ़ाई से फ्री हुए, वैसे ही हमारे माँ बाप ने मिलकर मेरी और राम की विवाह कर दी। हमारी विवाह को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने ही हमारी विवाह को हो पाए थे। राम की एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। विवाह की पहली रात भी राम ने मुझे हाथ नहीं लगाया था। कहने लगे, भले ही हमारी विवाह बचपन से तय थी, मगर हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाए हैं। मैं चाहता हूं कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें, समझ लें, तभी हम रिश्ते की शुरुआत करेंगे। मुझे हैरत तो हुई थी, मगर फिर भी मैं राम की बात मान गई थी। राम विवाह के 20 दिन बाद ही मुझे शहर लेकर आ गए थे और अभी तक हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं बना था। और फिर 10 दिन ही हम शहर में रह पाए थे कि कंपनी की तरफ से राम को विदेश जाना पड़ा और अब 3 महीने से राम विदेश में ही थे और मैं यहाँ फ्लैट में अकेली रह रही थी। और आज की खबर ने मुझे अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। मेरे देवर सुरेश का मेरे घर आना और फिर उसके साथ एक ही घर में रहना। जॉब लग जाने का मतलब तो यही था कि वह अब कई महीने तक यहीं रहेगा। हो सकता है कि जॉब पक्की हो जाए तो हमेशा के लिए यही रहे। और फिर राम तो 4 महीने से पहले आने वाले नहीं थे। मैं सोच सोचकर परेशान हो रही थी। अगले दिन मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि मेरी सास ने खास तौर से कहा था कि सुरेश को राजमा चावल बूंदी का रायता और दही बहुत पसंद है, इसलिए उसी की पसंद का भोजन बनाना। 7 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मुझे मालूम था कि सुरेश ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था और बड़े निस्कोच और सीधा अपना बैग लेकर अंदर आ गया। कहने लगा, ओहो, यह बस का सफ़र भी थका के रख देता है। अब मैं 2 दिन तक मस्त सोऊंगा। फिर मुझे कहने लगा, भाभी, मेरा रूम कौन सा है? मेरे इस फ्लैट में बस 2 ही तो कमरे थे। मैंने दूसरे रूम की तरफ इशारा कर दिया। उस रूम में ज्यादा फर्नीचर नहीं था। उसने एक नज़र रूम का जायजा लिया और कहने लगा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा करो, तुम यहाँ पर सो जाना, मुझे तो बेड पर ही नींद आती है।
कहकर वह बड़े आराम से मेरे रूम में चला गया। मैं उसे हैरत से देखती रह गई। उस वक़्त मैं उससे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या सोचेगा कि भाभी ने आते ही बहस शुरू कर दी। वह मुझसे बस 2 साल ही छोटा था, मगर अपने कद-काठ की वजह से मुझसे बड़ा ही लगता था। मैंने भोजन को गर्म किया, तब तक वह नहा धोकर आ गया था। अपनी टेबल पर पसंद का रखा इतना सारा खाना देखकर वह खुश हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ही स्वाद है। मैं तो खैर पहली बार ही तुम्हारे हाथ का खाना खा रहा हूँ, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद तो आप शहर आ गई थीं। ये कहने के बाद वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बिना किसी झिझक के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रूम में ले गया। मैंने गुस्से से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, पहले तुम्हें गिफ्ट तो दिखा दूँ। फिर उसने मुझे एक फैंसी सूट दिया। ये तुम्हारे लिए। मैंने उसके हाथ से सूट लेकर रख लिया, मगर जिस तरह का वह लड़का था, मैंने यही सोचा था कि मुझे इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी जिंदगी को किस नर्क में डाल लिया है। रात को मुकेश रूम में ही सोया था और मुझे ही ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटना पड़ा। मैंने सोचा तो यही था कि अगले दिन उसे कह दूंगी कि मुझे अपने रूम की आदत है। अगर उसे कठिन है तो वह सोफा होल में रखकर ड्राइंग रूम को ही रूम बना ले। न जाने वह कब तक यहाँ रहता। मगर सुबह जब मैं उठकर बाहर आई तो वह जा चुका था। मगर दोपहर को ही वह बड़ा खुशी खुशी घर में आया। कहने लगा, मेरी जॉब पक्की हो गई है, कल से जॉब कर लूँगा। यह कहकर वह बड़े लॉफर अंदाज से सोफे पर बैठ गया था और सामने रखी टेबल पर उसने अपने पाँव रख दिए थे। कहने लगा, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे 1 कप चाय बना दो। मैं भाभी थी, मैंने उसे चाय बनाकर दे दी और कहा कि मुझे अपने रूम की आदत है, इसलिए तुम ड्राइंग रूम को अपना रूम बना लो। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस बात का वह इस तरह का जवाब भी दे सकता है। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक ही रूम एडजस्ट कर सकते हैं। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैंने गुस्से से उसे देखा तो वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं मजाक कर रहा था। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो मुझसे कहने लगा, वैसे तुम गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो सच्ची। जब गुस्से के मारे तुम्हारे गाल और नाक लाल हो जाती है तो जी चाहता है कि इन्हें बात अधूरी ही छोड़कर वह शरारत से मुस्कुराने लगा था। मैं जानती थी कि वह किस टाइप की बातों का आदी है। चाहे सामने वाला उसकी ऐसी बातों से परेशान ही क्यों ना हो रहा हो, वह बाज नहीं आता था। मैं रात का खाना बना रही थी और वह हॉल में बैठा टीवी देख रहा था, मगर जिस तरह की वह इंग्लिश मूवी देख रहा था, आवाज़ें मुझे किचन के अंदर तक सुनाई दे रही थीं। उसकी बेशर्मी पर मेरा जी चाहा कि उसे खरी खोटी सुना दूं कि उसे तमीज़ नहीं है। घर में उसकी भाभी मौजूद है, मगर मैं चुप रही, कुछ कह ना सकी। रात का खाना बनाकर मैं अपने रूम में चली गई। रूम का हाल देखा तो मेरा सर घूम गया था। जी चाहा कि अपना सर पीट लूं। पूरे रूम में उसके कपड़े बिखरे पड़े हुए थे, कहीं तौलियां, कहीं जूते। मुझे जितनी सफाई पसंद थी, वह उतना ही गंदा आदमी था। मैंने उसके सारे कपड़े उठा लिए और धोने के लिए मशीन में डाल दिए और उसका बैग बंद किया और बाहर हॉल में रख दिया। अगले ही दिन उसने रूम में बेड लाकर डाल लिया था। मैं सुरेश के घर आने से पहले ही खाना बनाकर अपने रूम में जाकर रूम का दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी कि जब यह खाना खाकर सो जाएगा तभी रूम से बाहर निकलूं। जितना मेरा उससे कम सामना होगा वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वह एक नंबर का बदतमीज़ लड़का था। मगर मुझे हैरत उस समय हुई जब उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि खाना तो टेबल पर लगा दो, कब से भूख लगी है और तुम हो कि तुम्हें एहसास ही नहीं है कि कोई भूखा प्यासा बाहर बैठा है। मैंने कहा, सब कुछ तो तैयार है, तुम प्लेट में डाल लो और खा लो। यह तो तुम खुद भी कर सकते हो। मेरी बात सुनकर वह ना में गर्दन हिलाने लगा और कहने लगा कि कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मगर यह कहकर वह फिर से मुस्कुराने लगा। उसकी यह मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी और फिर मेरे थोड़े करीब होकर कहने लगा, मुझे आदत नहीं है इन कामों की, इसलिए मुझे दिक्कत तो होगी, मगर यह पूरे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से आओ और खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा था और किचन में चली गई। खाना गर्म किया और टेबल पर लगा दिया। मैं उसके सामने बैठकर खाना नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी प्लेट बनाई और अपने रूम में जाने लगी तो वह कहने लगा, ये क्या बात हुई, यहाँ मेरे सामने बैठकर खाना खाओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। वैसे भी मैं वेजिटेरियन हूँ और इसीलिए तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस करो कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये कहकर वह जोर से ठाके मारकर हंस पड़ा था। कहने लगा, भाभी हो तुम मेरी, मगर
न मुझसे बात करती हो, न कुछ कहती हो। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। मुझे तो लगता है कि भाई भी दूसरे देश इसीलिए भाग गए हैं, क्योंकि तुम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखती होगी। तभी तो जान छुड़ाकर चला गया है तुमसे। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मेरी सहन खत्म हुई थी। मैंने कहा, तुम अपने काम से काम रखो तो ज्यादा अच्छा है। तुम्हें खाना मिल रहा है, बस वह खाया करो। मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे गुस्से से बोलते देखकर वह फिर से हंसने लगा। कहने लगा, यूं मत बात किया करो। मैंने यह बात तुम्हें पहले भी बता रखी है कि गुस्से में तुम कुछ ज्यादा अच्छी लगने लगती हो। काश कि राम की जगह मैं होता तो तुम्हारे साथ उसकी बात सुनकर मुझे आग सी लग गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बातें करते हुए वह कहने लगा, कैसी शर्म जानती हो? देवर भाभी में कैसे कैसे मजाक और बातें चलती हैं, मगर तुम तो शायद बहुत ही बोर किस्म की लड़की हो। जरा मेरे साथ वक्त गुजारा करो तो तुम्हें भी अंदाजा हो जिंदगी कितनी हसीन है। यह कहकर वह एक के बाद एक रोटी के निवाला मुंह में डाल रहा था। मैं बस उसे हैरत से देख सकती थी। मैंने कहा कि मैं राम से बात करती हूँ, वही तुम्हें तमीज़ सिखाएगा कि भाभी से कैसे बात करते हैं। मुझे लगा था कि इस बात पर वह अपना व्यवहार थोड़ा ठीक कर लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। मैंने फ़ोन पर राम को सुरेश के बारे में सब कुछ बताया, मगर राम भी अजीब आदमी था। कहने लगा कि तुम गलत सोचती हो, वह ऐसा नहीं है। उसे अपने भाई पर न जाने क्यों इतना भरोसा था। एक शाम जब सुरेश जॉब से घर आया तो कहने लगा, सुनो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। ऐसा करो, मेरे सर की हल्की हल्की मसाज कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वह तो ऐसे हक जताकर बात करता था जैसे वह मेरा सोहर हो और मैं उसकी बीवी हूँ। आज तक उसने कभी मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाया था। मैंने कहा, तुम कोई पेन किलर खा लो और थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, जब सर का दर्द रुक जाए तब। मगर वह भी जिद पर आ गया। कहने लगा, नहीं, तुम ही मेरे सर की मसाज करोगी, तभी मेरे सर का दर्द ठीक होगा, वरना मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊंगा। मजबूरन मैं उसके रूम में तेल की शीशी लेकर कर चली गई और उसके सर पर तेल से हल्की हल्की मसाज करने लगी। वह बेड पर लेटा हुआ था और मैं उसकी दूसरी साइड पर बैठी उसके सर की मसाज कर रही थी। वह मुझे एक तक देखे जा रहा था। एक दो बार मेरी नज़रें उसकी नज़रों से टकराई तो उसकी आंखों में बेशुमार शरारत भरी हुई थी। मुझे उसके इस तरह देखने पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम आराम से मसाज करवाओ और अपनी आंखें नीचे रखो। तुम मुझे यूं घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ा। कहने लगा, देख रहा हूं तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहता। मैंने गुस्से से तेल की बोतल वहीं रखी और रूम से निकलने लगी। पीछे से मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मसाज तो कर दो। सच में बहुत मजा आ रहा था। मैंने उसकी एक न सुनी और रूम से बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करने से पहले मैंने कहा कि खाना टेबल पर लगा दिया है, खा लेना, मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने रूम में आकर दरवाजे का लॉक लगाकर अपने बेड पर लेट चुकी थी। हालांकि मेरे कान बाहर की तरफ ही लगे हुए थे। पता नहीं वह खाना खाएगा भी या ऐसे ही भूखा सो जाएगा। मुझे उससे लाख नफरत ही सही, मगर मैं नहीं चाहती थी कि वह भूखा सोए, इसलिए मेरे कान बाहर की तरफ लगे हुए थे। लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे बाहर बर्तनों के खटक की आवाज़ आने लगी थी और मेरे दिल को सुकून आ गया और मैं आराम से सो गई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि मुझे कुछ अजीबोगरीब सा शोर सुनाई दिया और इसी शोर की वजह से मेरी आंख खुली थी। मुझे लगा जैसे मेरे रूम की बालकनी में कोई मौजूद है। मुझे किसी के चलने की आहट साफ महसूस हो रही थी। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं कांपते हाथों से पर्दा हटाकर देखा तो वहां दो आदमी मौजूद थे। दोनों के ही हाथ में पिस्तौल थी। मेरा दिल हक से रह गया था, यानी कि हमारे घर में चोर घुस आए थे। चोर मेरे रूम की बालकनी में थे और मेरी बालकनी का दरवाज़ा मेरे रूम में खुलता था और चोर रूम के दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे। वह कुछ ही पल के अंदर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ सकते थे। मुझे याद नहीं था कि दरवाजे का गेट अंदर से लॉक है या खुला हुआ है और मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं जाकर दरवाज़ा चेक करती। अगर मैं दरवाजे तक पहुंचती तब तक वह चोर अंदर आकर मुझे दबोच सकते थे। मैंने भलाई इसी में समझी कि मैंने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ दौड़ लगा दिया। रूम से बाहर निकलने से पहले मैंने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था,
लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरे रूम में खिड़की थी और उस खिड़की को अंदर से खोलकर रूम की कुंडी को बाहर से आसानी से खोला जा सकता था। मैं हर बड में सुरेश के रूम के दरवाजे को खटखटाने लगी। वह भी गहरी नींद से उठ गया और कठिनाई से ही आंखें खोलकर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे पूछने लगा, क्या हुआ है? मैं तुरंत से उसे पीछे धक्का देकर उसके रूम में आ गई। मैंने उसके रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। यह देखकर वह बहुत हैरान था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। डर की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने शिद्दत से कहा कि मेरे रूम में चोर। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह सुनकर तो मेरे रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अपने रूम की दस्तक की आवाज़ सुनकर सुरेश भी घबरा गया था, मगर मेरी हालत तो यह थी कि मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था। और फिर मैं नहीं जानती थी क्या हुआ कि डर के मारे उसके सीने से लग गई और उसके कमर को दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने कहा, बाहर चोर हैं, ये लोग मेरे रूम में थे, मुझे डर लग रहा है। डर के मारे मुझे लग रहा था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कसकर सुरेश की कमर को जकड़े हुए थी और उसके सीने से लगी डर के मारे मैं कांप रही थी। शायद मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी। रूम में दोबारा से दस्तक होने लगी। बाहर जो भी था वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने सुरेश से कहा कि दरवाज़ा मत खोलना, यह हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने उनके हाथों में बंदूक देखी है। मैं उसके सीने से लगी यह सब कह रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते, दरवाज़ा लॉक है। उसने मुझे खुद से दूर करना चाहा, मगर मैं डर के मारे उसके सीने से लगी रही। वह मुझे अपने साथ लगाए बेड तक ले आया, फिर मुझे बेड पर बिठाया, खुद भी मेरे बराबर में बैठ गया। कहने लगा, डरो मत, मैं हूं ना दरवाजे पर। फिर से दस्तक हुई थी। इस बार बहुत ही तेज आवाज में एक आदमी ने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। यह सुनकर मैं उसका हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम दोनों का फ़ोन ही हमारे पास नहीं था। मैं बदहवासी से भागते हुए अपना फ़ोन अपने रूम में ही छोड़ आई थी और सुरेश ने अपना फ़ोन बाहर हॉल में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। क्योंकि सुरेश के रूम में बोर्ड तो था, मगर फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए सोने से पहले सुरेश अपना फ़ोन हॉल में ही चार्जिंग पर लगा देता था। मैंने कहा, तुम बाहर नहीं जाओगे? वह कहने लगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा हाथ छोड़ो। यह कहकर उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया। उसके बाद उसने एक दराज से पिस्टल निकाली। यह देखकर तो मेरा दिल जैसे थमसा गया था। मुझे यह डर लगने लगा कि कहीं वह आपस में भीड़ ना जाए, कहीं वह लोग उसे ही गोली ना मार दें। तुरंत से उठकर मैं सुरेश के पास आ गई। मैंने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं कोई डरपोक दिल थोड़ी हूँ, उनका मुंह तोड़ना अच्छे तरीके से जानता हूँ, बस तुम रूम से बाहर मत निकलना। मैं रोने लगी और उसे कहने लगी कि भगवान के लिए तुम कहीं मत जाओ, यह ना हो कि वह तुम्हें मार डाले। वह कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, अगर हम यहाँ रूम में भी बैठे रहे तब भी वह लोग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर ज़रूर आएंगे, इसीलिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। यह कहकर वह रूम से बाहर चला गया। मैंने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मुझे बाहर बहस की और चीख पुकार की आवाज़ आने लगी थी। मेरा दिल डर की वजह से थर थर काँप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग आपस में लड़ रहे हैं, और मेरा दिल अंदर ऐसे धड़क रहा था कि जैसे किसी बेलगाम घोड़े की तरह से भाग रहा हो। मेरे होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे, मेरे रंगत भी पड़ गई थी। मैं दोनों मुट्ठियां बंद किए बेड पर बैठी थी और बुरी तरह से कांप रही थी कि कहीं अगर सुरेश को कुछ हो गया तो वह लोग मेरे साथ भी ना जाने क्या करेंगे। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है, और तभी मुझे गोली के चलने की आवाज़ आई थी। मैं नहीं जानती थी कि कब और कैसे, मगर मैं होश की दुनिया से बेगानी हो चुकी थी। शायद डर के मारे मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी आंख चिड़ियों के चाह चाहने से खुली थी। एकदम ही मैं उठकर बैठ गई तो देखा कि मैं सुरेश के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे बाल भी बिखरे हुए थे, मगर मैं अकेली उसके रूम में थी। एकदम तो मुझे यह समझ नहीं आया कि मैं उसके रूम में आई कैसे, मगर फिर रात वाला हादसा मुझे याद आने लगा, और जिसे याद करते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे तो यह तक नहीं मालूम था कि बाहर हुआ किया था। मैं फौरन से उसके रूम से बाहर आई तो सुरेश सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी और सर पर भी जख्म का निशान था। यह देखकर मैं उसके पास आ गई।
मैंने कहा, तुम यहाँ? और वह लोग? सुरेश कहने लगा, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है, वह पुलिस की हिरासत में है। यह कहकर वह मुझसे नजरें चुराने लगा था। मैंने कहा कि तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वह कहने लगा कि लड़ाई के दौरान उन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई थी, मगर वह मेरे बाजू से छूकर गुजरी थी, इसलिए मैं अस्पताल में पट्टी करवा कर आया हूँ। तुम शायद बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की खबर नहीं थी, मगर अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वह मुझे नज़रें चुराई बातें कर रहा था। मैंने भी ईश्वर का शुक्र किया कि चलो सुरेश को कुछ नहीं हुआ और वह लोग पुलिस की हिरासत में पहुंच गए थे। मगर उस दिन के बाद से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। पता नहीं क्यों सुरेश भी चुप चुप सा रहने लगा था। अब वह पहले जैसे शरारत बात बात पर हंसना, मेरे साथ मजाक करना बिल्कुल बंद कर चुका था। सुरेश को मैं जैसा समझती थी वह वैसा नहीं था और अब तो काफी संजीदा सा हो गया था। मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। पता नहीं क्यों मगर वह बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं उसके सामने खाना रखती तो वह किसी गहरी सोच में गुम रहता था। मेरे 2-3 बार याद दिलाने पर खाना खाता था। इस बात को 1 महीना गुजरा था कि मेरी तबीयत खराब सी रहने लगी। और एक दिन तो मुझे इतनी जोर का चक्कर आया कि मैं लहराकर नीचे गिरने ही वाली थी कि सुरेश ने मुझे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अगर सुरेश मुझे सहारा ना देता तो मेरा सर टेबल में जाकर लगता और मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी होती। सुरेश ने मुझे सहा देकर सोफे पर बिठाए कहने लगा, तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखो। देखो कैसी फकी सी पड़ गई है, शायद कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया है। सुरेश ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था, मगर मैं डॉक्टर के रूम में अकेले ही गई थी। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, उसकी रिपोर्ट भी तुरंत आ गई थी, मगर जैसे ही वह रिपोर्ट आई उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह डॉक्टर कहने लगी कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर तो मैं चक्कर खाकर रह गई थी। मेरा सोहर तो पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ नहीं था, और सबसे बड़ी बात, मेरे सोहर ने तो मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसका मतलब सुरेश ने ही मेरे साथ, मगर कब और कैसे, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। मैं सोच सोचकर परेशान थी कि उसने मेरे साथ ऐसा कब किया, क्योंकि ना तो मैं किसी नशे की दवाई ले रखी थी, ना ही मुझे कोई ऐसी नशीली चीज़ खिलाई गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट, मुझे याद आने लगा कि जिस दिन हमारे घर चोर घुस आए थे, मैं डर की वजह से बेहोश हो गई थी, और उसके बाद से सुरेश का चाल भी बिल्कुल बदल गया था। वह खोया खोया सा रहने लगा था और बिल्कुल चुप सा हो गया था। कहीं उसी रात तो सुरेश ने मेरे साथ, इस सोच ने तो मेरे होश गुम कर दिए थे। उसने मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था, वह भी ऐसे समय पर जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी। मैंने अपने बहते आंसू पोंछ और डॉक्टर के रूम से बाहर आ गई। वह सामने ही बैठा हुआ था, मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, क्या कह रही है? मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा था कि घर जाकर उसे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसके भाई की पत्नी थी, उसे शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सब कुछ करते हुए। मगर घर जाकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने ही राम खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, कैसा लगा? मेरा सरप्राइज मैं देखकर दंग रह गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मगर मैंने देखा कि राम को देखकर सुरेश कुछ ज्यादा ही परेशान सा हो गया था। मैं राम के पास चली गई। उस समय मैं इस कदर अंदर से दुखी और टूटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं राम के साथ लगकर रोने लगी कि उन्हें कैसे बताऊं कि उनके भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तो कठिन वक्त में उसके पास इसलिए गई थी कि मुझे लगा था कि वह मुझे पनाह देगा, मगर मैं नहीं जानती थी वह मुझे बर्बाद करके रख देगा। राम मेरा सर सहलाने लगे और कहने लगे, मैं आ तो गया हूं, तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए, तुम रो क्यों रही हो? मगर अगले ही पल जो हुआ, ऐसा लगा कि ज़मीन आसमान मेरे आंखों के नीचे एक हो गए हों, क्योंकि थोड़ी देर में सुरेश भी राम के करीब आ गया। मगर उसके बाद जो हरकत उसने की, मैं चौंक गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और एक झटके से मुझे राम से अलग कर दिया। यह देखकर राम भी हैरान थे। मुझे राम से पीछ करके सुरेश कहने लगा, दूर रहो। इससे सुरेश के बोलने का अंदाज बहुत ही सख्त था। राम गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हो? और उसके बाद जो बात सुरेश ने कही, मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कहने लगा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी नहीं, और यह बात तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए तुम मेरी पत्नी को अपने आप से दूर ही रखो।
उसके करीब जाने की प्रयास भी मत करना। सुरेश के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरत से कभी सुरेश का तो कभी राम का मुंह देख रही थी। सुरेश के मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद राम उसका गला ही दबा देंगे, मगर राम ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि राम के चेहरे पर एक मायूसी फैल गई थी। सुरेश कहने लगा, याद है ना कि जब फेरे हुए थे उस वक्त चेहरे पर सेहरा डालकर तुम्हारी जगह मैंने फेरे लिए थे। पंडित जी ने विवाह के जितने भी मंत्र और विधि विधान किए थे वह सब मेरे और पूनम के लिए किए थे। उस समय पूनम का हाथ मेरे हाथ में था, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुमने तो पूनम से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, यह अलग बात है कि मैं यह सब तुम्हारे कहने पर किया था, क्योंकि तुम्हें पूनम पसंद नहीं थी। तुम विदेश जाना चाहते थे और वहीं की लड़की तुम्हें पसंद थी और उसी से तुम विवाह करना चाहते थे, और जिसकी खातिर तुम हिंदुस्तान छोड़कर वहां चले गए थे। यही कहा था ना तुमने कि अभी फिलहाल के लिए तुम पूनम से विवाह कर ली, क्योंकि तुम वापस नहीं लौटे, और जैसे ही कुछ साल गुजरेंगे तो फिर तुम पूनम को तलाक दे दोगे। यह ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। मुझे यह बताओ कि तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें तो एक विदेशी लड़की से प्यार हो गया था और तुम उसी से विवाह करने वाले थे। फिर तुम अकेले वापस क्यों आए हो? तुमने उस लड़की से विवाह नहीं की। मैं तो यह सुनकर अपना गम भूल बैठी थी। यह सब मैं क्या सुन रही थी? राम कहने लगे कि मुझे उस लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए मैं वापस लौट कर आया हूं। इसलिए तुम अब पूनम को तलाक दे दो, मैं इससे विवाह कर लूंगा। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैं कोई खिलौना हूं। मैंने कहा, मुझे बताएं बगैर कौन से खेल खेले हैं? आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ एक दुनिया के सामने मुझसे विवाह करता है, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन से मुझे उसके नाम के साथ बांध रखा था, और फिर मुझे बिना छुए ही इंतज़ार का कहकर दूसरे देश चला जाता है। फिर दूसरा भाई आकर मेरे साथ वक्त गुजारता है, बिना मुझे बताए मेरे साथ रिश्ता बनाता है। मैं तो तड़प रही थी कि देवर के हवस की निशानी अपने शरीर में लिए अस्पताल से वापस आई हूँ, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला गया है। यह बात सुनकर तो सुरेश और राम दोनों ही हैरान हो गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पर्स से रिपोर्ट निकालकर उन दोनों के मुंह पर दे मारी। राम कहने लगे, यह तुमने क्या किया है? तुम शर्म नहीं आई? सुरेश के शब्द और भी तेज थे। कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है, इसलिए मुझे अपने किसी भी काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। यह अलग बात है कि जब मैं पूनम के साथ फेरे ले थे उस समय मेरे दिल में पूनम के लिए कुछ भी नहीं था, मगर अब मैं पूनम से प्यार करने लगा हूं और उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। तुमने धोखे से मुझसे विवाह की और फिर मेरी बेहोशी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। मगर सुरेश ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे गांव ले गया। सुरेश ने ही मेरी सास को और मेरे माँ बाप को सारी हकीकत बताई थी। सारी हकीकत जानकर सब लोग हैरान रह गए थे। सबने राम और सुरेश को बुरा भला कहा था। राम से तो मेरी सास ने बात करना ही बंद कर दिया था। राम भी गांव नहीं आए थे, वह अपने इस फ्लैट में रहकर कोई जॉब करने लगे थे। इधर सुरेश मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता, मगर मैं उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वह मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, मेरा ख्याल रखता रहा। मगर 5 महीने बाद ही मैंने एक मरे हुए औलाद को जन्म दिया। औलाद वक्त से पहले ही जन्म लिया था, इसलिए वह जिंदा नहीं था। मैं जब से शहर से गांव आई थी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। शायद यही वजह रही होगी कि मैंने बच्चे को समय से पहले ही जन्म दे दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई थी, सुरेश मुझे शहर की एक सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर आया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, और जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो सुरेश ने एक डीएनए रिपोर्ट मेरे सामने रख दी, जिससे यह साबित हुआ कि यह बच्चा उसका नहीं है। वह कहने लगा, जिस रात वह डाकू आए थे उन्होंने मेरे बाजू पर गोली मारी और मेरे सर पर पिस्टल से मारा, और मैं बेहोश हो गया था। मैं नहीं जानता कि फिर क्या हुआ था, मगर जब मुझे होश आया तो वह दोनों घर से जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा टूटा हुआ था, और जब मैं रूम में आया तो तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि वह तुम्हारे साथ गलत हरकत कर चुके हैं। तुम बहुत ही गलत हालत में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने ही तुम्हारे कपड़े ठीक किए थे। जब तुम्हारी रिपोर्ट मैंने देखी तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं तुम्हें अपना लूं, क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह एक हादसा था। मैं पत्थर आई हुई आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस रिपोर्ट को। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं चीख मार मार कर आंसू बहाऊं या फिर ईश्वर का शुक्र करूं, जिसे सुरेश के रूप में मुझे इतना अच्छा सोहर दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकलता देखकर सुरेश मेरे करीब आ गया।
उसने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किया और मेरा सर अपने कंधे पर टिका लिया। सुरेश